तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अनिल क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छे की तैयारी चल रही है। तो अभी सुबह हम क्लास देख रहे थे उसकी, पॉलिटी की। बट आपको पता ही है कि संसाधन सीमित हैं और लैपटॉप में बहुत इशू आ रहा है क्योंकि बहुत फुल हो चुका है सारा डेटा को लेके। तो ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ। और जो प्रॉपर हम ये आपका जुडिशल और डेली हम देख रहे थे, इसी में आपका जो वीडियो पॉज हो गया था और मतलब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो मैंने वीडियो वहीं पे पॉज कर ली थी, इससे पहले कि वो जो रिकॉर्डिंग करप्ट ना हो जाए इस चक्कर से। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो अभी क्या है कि, एक मिनट, हाँ। हम्म, तो अभी है कि उसके बाद फिर मैंने कुछ अरेंज किया। बस पेन ड्राइव पड़ी थी एक 32 GB की, उसमें से मैंने कुछ फिर कुछ डेटा ट्रांसफ़र किया। फिर इतना कि दोबारा जो प्रॉपर मतलब काम चल जाए। आपकी भी एक दो क्लासेस बची हैं इस सिलेबस की, ताकि फिर आपका जो मेंस का पूरा ख़त्म हो जाए। बाकी तब मैं थोड़ा सा अगर गैप मुझे लेना पड़े एक दिन का, तो फिर चीज़ें मैं सही करके तो कुछ आगे हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है। इसलिए मुझे वीडियो वहीं भी पॉज करनी पड़ी। अब हम आगे जो बचा हुआ पार्ट आपका रिमेनिंग पार्ट है वो देखते हैं। ठीक है। और फटाफट से इसका जो पोर्शन आपका जो पॉलिटिक है उसे हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हम न्यायिक विलंब पे थे कि जो आपका जुडिशियल डिले है इन इंडिया, उसके बारे में हमने इसका परिचय देखा। ठीक है। हमने इससे संबंधित आपकी चीज़ें हैं, आपके न्यायिक विलंब की वर्तमान स्थिति क्या है, हमने आपके नंबर ऑफ केसेस देखे, लगभग 5 करोड़ जो आपके मामले लंबित हैं, उनके प्रमुख हमने कारण देखे, क्या कारण थे। ठीक है। और साथ ही परिणाम देखे। अब हम जो, हाँ, ये परिणाम की बात करते हैं कि अगर न्यायिक विलम्ब होगा तो भाई आपको जो न्याय तक पहुँच में आपकी बाधा होगी, जन विश्वास में कमी होगी, आर्थिक बोझ बढ़ेगा, निवेश पर असर पड़ेगा, मानवाधिकार का हनन होगा, सामाजिक असमानता का बढ़ना। ये सब चीज़ें बेसिकली आपका क्या है, न्यायिक विलम्ब का परिणाम है। ठीक है। अब अगर आपको कम करना है कि जो आपके लंबित मामले हैं उनको कम करने के उपाय क्या है भाई, आप बोलोगे संस्था का सुधार करो भाई, आप न्यायाधीशों की नियुक्ति बढ़ाओ, आप कोर्ट अवसंरचना को आधुनिक बनाओ, आप स्थायी फास्ट कोर्ट जो ट्रैक कोर्ट बेसिकली उनके निर्माण करो, उनको उनकी स्थापना करो, आप प्रक्रिया सुधार करो भाई, आप क्या समय सीमा बनाओ एक आधारित सुनवाई के लिए, अनावश्यक स्थगन पे आप रोक लगाओ, केस जो मैनेजमेंट का सिस्टम है उसे अपनाओ, ई फाइलिंग की बात हो गई, डिजिटल सबूत की बात हो गई, ऑनलाइन सुनवाई की बात होगी, ये आप सुधार कर सकते हो भाई। एक वैकल्पिक विवाद जो आपका निपटान जो बेसिकली है, आपका जो एडीआर एडिशनल आपका जो एक मैकेनिज्म है, उसको आपको मजबूत करना है। आपकी लोक अदालतें हैं, मध्यस्थता आपकी जो हो गई, आपकी सुलह हो गया, इनको बेसिकली बढ़ाना है ताकि नंबर ऑफ जो केसेस आपके जो दर्ज हो रहे हैं उनकी कमी आ सके। आपका जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 8 का प्रभावी आपको क्रियान्वयन करना है। आपको ऑनलाइन विवाद समाधान आपका जो है उसका आपको विस्तार करना है। ठीक है। नीति और शासन सुधार क्या करोगे आप, कि आप सरकारी मुकदमेबाजी नीति है उसको आपको सख्ती से लागू करना है। प्रशासनिक मामलों में आपको प्रारंभिक समाधान प्रणाली अपनानी है। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता व तेजी आपको सुधार लाना है। ठीक है। कुछ आपको तकनीक उपाय करने होंगे। ठीक है। एआई काम काम करो आप, ई क्राउड प्रोजेक्ट का काम करो, डिजिटल रिकॉर्ड, वर्चुअल कोर्स, डेटा एनालिटिक्स, इन सब का आपको प्रयोग करना है। ठीक है। ये आप कंक्लूजन के रूप में देख रहे हैं। ठीक है। और ये आपके संबंधित फिर आपके सवाल अच्छा नीचे हम देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक न्यायिक नियुक्तियों के बारे में आपको जुडिशियल अपॉइंटमेंट इंडिया है, तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, आर्टिकल 124 का उल्लेख करोगे, आर्टिकल 21 217 का उल्लेख करोगे। ठीक है। अनुच्छेद 222 और 124 का आप उल्लेख करोगे। ठीक है। जिसमें एनजीएससी के बारे में बातें बोली गई है। ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली को देखोगे आप, इसमें उत्पत्ति भाई, इसमें 3 महत्वपूर्ण फीचर्स आपकी होती है, इनको देख लेना आप। संरचना क्या है इसमें, एक तो सर्वोच्च न्यायालय के आपके जो मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ आपके न्यायाधीश होते हैं कॉलेजियम प्रणाली में। ठीक है। उच्च न्यायालय के आपके मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठ आपके न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण बेसिकली जो है उनकी सिफारिश क्या है, इन्हीं के माध्यम से आपकी होती है। ठीक है। अब जो वर्तमान में आपकी कॉलेजियम प्रणाली बेसिकली उसकी आलोचना है दोस्त के बारे में देख लो भाई। एक तो इसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव है भाई। ठीक है। निर्णय प्रक्रिया आपकी अत्यधिक गोपनीय रहती है, कारण आपका सार्वजनिक नहीं होते हैं, उत्तरदायित्व की कमी आप बोलो कि जनता या संसद के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है इनकी, भाई भतीजावाद या समूहवाद के आरोप इस पर लगते रहते हैं, आपका जो विविधता की कमी इस पर आप बोलते हो, आपका दलित लोग, महिला, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व इनका बहुत ही कम इस स्तर पर है, कार्यपालिका के साथ टकराव की आप बात करते हो कि सरकार और जो न्यायपालिका है उनके बीच जो नियुक्तियों की खींचतान आपकी होती रहती है, नियुक्तियों पर बेसिकली आपकी खींचतान होती रहती है। तो ये आप बोलोगे कि इनके चुनौतियों के संदर्भ में, दोष के संदर्भ में अगर आपको आलोचना करनी है कॉलेजियम प्रणाली की, सुधार क्या करोगे भाई, समाधान क्या होना चाहिए, आपका जो जेएसी आपका है, यानी का जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट आपका जो कमीशन बेसिकली है उसका पुनर्विचार करना चाहिए। ठीक है। परंतु आपको संवैधानिक संतुलन इसको आपको साथ में बनाए रखना है। आपको जो एक स्पष्ट आपको दिशा निर्देश, आपको पारदर्शी चयन प्रक्रिया आपको निर्धारित करनी है। आप सार्वजनिक साक्षात्कार या जो सिफारिश रिपोर्ट है उसका प्रकाशन करो। आप विविधता एवं जो प्रतिनिधित्व है उसको प्राथमिकता दो।
प्रशिक्षण एवं जो मूल्यांकन प्रणाली है उसको विकसित करो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके समाधान सुधार के सुझाव आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब न्यायिक जवाबदेहिता, आपका जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, ये आप देख लो भाई, अब इसकी आवश्यकता क्यों है? ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका भी आपका लोकतंत्र का अंग है बेसिकली। ठीक है, इसलिए जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए भाई। आपका भ्रष्टाचार, भय, भतीजावाद और जो देरी के आरोप हैं वो बड़े हैं, तो इसके लिए संविधान जो अनुच्छेद 50 है, जिसमें आपका सत्यों के पृथक्करण के साथ क्या आपका चेक्स एंड जो बैलेंस की अपेक्षा रखी जाती है, संसद और जो मीडिया की निगरानी नहीं होने से आपका एक स्व नियंत्रण आपका आवश्यक है भाई। और जन विश्वास को पुनर्स्थापना हेतु क्या आपको पारदर्शिता आपकी अत्यंत आवश्यकता है। तो न्यायिक जवाबदेहिता बेसिकली आवश्यकता क्यों है? ठीक है, अब न्यायिक जवाबदेही मतलब आपको जो न्यायिक जो आप फैसले दे रहे हो, जो कुछ आप काम कर रहे हो, आप जवाबदेह बनना अपने फैसलों, अपने कर्तव्यों के प्रति न्यायपालिका के संदर्भ में। ठीक है, अब जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए कदम की बात आप करो, तो आपका जो न्यायाधीश अधिनियम 1968 है उसकी बात आप करोगे। आप जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड जो अकाउंटेबिलिटी एक्ट 10 का है उसकी बात करोगे। आपका जो सुप्रीम कोर्ट इन हाउस आपका प्रोसीजर है उसकी बात करोगे। ठीक है, आरटीआई एक्ट जब 5 का विस्तार करो, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई के अंतर्गत लाया गया था 19 में। आप कॉलेजियम निर्णयों में क्या है, एक जो मतलब क्या करोगे, एक सीमित पारदर्शिता को आप अपना सकते हो। किसके दिशा में कदम, मतलब कि आप हो गए कि कॉलेजियम की जो आपके निर्णय निकले, जो आपकी प्रक्रिया जो आपकी गुप्त रखी जाती है, उसमें कुछ इस तरह तक, कुछ हद तक बेसिकली आपको ट्रांसपेरेंसी अपनानी है। इस उपाय को आप बोलोगे। इसके अलावा सुधार की दिशा में आप क्या सुझाव दोगे? चाहिए तो ऊपर के 5 कदम अभी तक हुए, जो अभी तक उठाए गए हैं। अब क्या सुझाव दोगे आपकी भाई, जो आपका जुडिशियल कंप्लेंट कमीशन है उसकी स्थापना करो। आप महाभियोग प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाओ। वार्षिक आपकी जो पर्सन रिपोर्ट आपकी हो गई, जो आपका आचरण संहिता होगी, इसके बारे में काम करो। आपका जो केस डिस्पोजल और जो आपका अटेंडेंस बेस्ड आपका जो एवोल्यूशन है, आपका जो एवोल्यूशन सिस्टम है उसको आप विकसित करो। सार्वजनिक पारदर्शिता और जो नागरिक निरीक्षण है उसको बढ़ाओ। इनके बारे में आप थोड़ा सा सुझाव दे सकते हो। अब एक आता है सब, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपका न्यायिक सक्रियता। इसे आप थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है, अच्छे से। और न्यायिक अतिरेक, ओवररीच। तो न्यायिक सक्रियता मतलब कि न्यायिक रूप से सक्रिय होना, यानी कि जब न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करते हुए सामाजिक राजनीतिक अन्यायों को सुधारने के लिए क्या है, सक्रिय भूमिका निभाती है, उसे ही आपका न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो 70-80 के दशक में आपकी जो पीआईएल आपकी आती है, उसके विस्तार के साथ इसका एक उत्पत्ति देखी जाती है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या होंगे, महत्व क्या भाई? एक तो जनहित की रक्षा होगी। ठीक है, गरीब वंचित तबके सबके लिए न्याय सुलभ हो पाएगा। एग्जाम्पल आपका जो हुसैन आपका खातून था 1979 में, उस पर मुक्त विधिक सहायता की बात बोली गई। कार्यपालिका और विधायिका की जो निष्क्रियता पर आपका नियंत्रण बनेगा। संविधान के जो मूल उद्देश्य बेसिकली न्याय, समानता, स्वतंत्रता, उसको बल मिलेगा। पर्यावरण की बात करो, आप मानवाधिकार की बात करो, और शिक्षा जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें सुधार होगा। तो न्यायिक सक्रियता के लाभ और महत्व को आपको जानते रहना। तो न्यायिक सक्रियता काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल आपका निभाती है। ठीक है, और इससे उम्मीद है कि आपका सवाल बन जाए। जन विश्वास में वृद्धि आपकी होगी। ठीक है, अब न्यायिक सक्रियता से संबंधित आपके जो मुद्दे क्या हैं बेसिकली, ओवररीच नहीं है। ठीक है, कहाँ गया? यहाँ एक तो सत्यों के पृथक्करण का उल्लंघन भी इसलिए करता है कि जब न्यायपालिका क्या करती है, विधायिका या कार्यपालिका कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती है। आप लोकतांत्रिक जवाबदेही का इसमें अभाव है। नीति निर्माण में क्या अनधिकृत जो हस्तक्षेप आप करते हो। ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से जो नीति बनाना, यानी जैसे आपका ट्रैक बैन आपका हो गया, आपका आरटी आपकी इत्यादि आपका हो गया। ठीक है, विधायिका की जो भूमिका का अवमूल्यन आपका होता है, और जनप्रतिनिधियों की वैधता पर आपका न्यायिक नियंत्रण बेसिकली, ये आपके संबंधित मुद्दे हैं आपके जुडिशियल एक्टिविज्म का। ठीक है, आगे है संतुलन की आवश्यकता। तो अब ये आप देख लेना। ठीक है, ये कंक्लूजन है। उसके बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, इसके लाभ पढ़ लेना कि न्याय और आपका शीघ्र आपका जो पहुंच है, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा, पॉस्को एक्ट, दुष्कर्म के संबंधी मामले आपके होंगे। न्यायपालिका बोझ कम होगा, लोक विश्वास में वृद्धि होगी, विशेष न्याय प्रणाली है, अपराध पर नियंत्रण होगा। ठीक है, ये सब आपके लाभ हैं। मुद्दे चुनौतियाँ, अल्प संसाधन, गुणवत्ता प्रभाव, अस्थायी स्वरूप है, वित्तीय निर्भरता है, असमान वितरण है, अपील की बढ़ती संख्या, ये सब ऐसे आप मुद्दे और चुनौतियाँ के रूप में आप देख सकते हो। ठीक है, और ये सुधार है तो सुझाव है, ये आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, या फिर कंक्लूजन हो गया। स्थानीय शासन की बात आएगी। ठीक है, तो स्थानीय शासन में आपको जो पंचायती राज वाला पार्ट है वो थोड़ा देखना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नगर पालिका के कंपेरिजन में। आपके सवाल बनने के चांस पंचायती वाले पे अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा अच्छे से करके जाना। ठीक है, स्थायी शासन का तात्पर्य है कि शासन की वह व्यवस्था जो जनता के सबसे निचले स्तर पर क्या है, लोकतांत्रिक भागीदारी और निर्णय निर्माण को सुनिश्चित करती है। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 92 में, उसके माध्यम से आपको जो पंचायती राज संस्थाएं, उनको बेसिकली आपका संवैधानिक दर्जा आपका प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है,
ठीक है। अब अगला है कि पंचायती राज संस्थाएं बेसिकली हैं, उनके समक्ष आपके प्रमुख चुनौतियां मुद्दे कौन कौन से हैं। तो पहले आप बोलोगे कि वित्तीय चुनौतियां, भाई स्वयं की आय का अभाव है, कर लगाने की सीमित शक्तियां उनके पास है, वित्त आयोग की सिफारिशों का अपर्याप्त क्रियान्वयन हो रहा है। ठीक है। प्रशासनिक क्या और संस्थागत चुनौतियां क्या है कि भाई जो प्रशिक्षित कर्मी है उनकी कमी है, राज्य सरकार का अत्यधिक कंट्रोल उनके ऊपर है, कार्य विभाजन स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है, कई योजनाएं क्या है विभागों में बटी रहती है, नीचे से ऊपर तक क्या एक जवाबदेहिता की अकाउंटेबिलिटी की कमी है। भाई आप सामाजिक चुनौतियां क्या बोलोगे कि भाई जातीय वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव आपको देखने को मिलता है। ग्रामीण राजनीति में क्या आपको प्रभावशाली वर्गों का वर्चस्व है। भाई दलगत राजनीति और जो भ्रष्टाचार है उसका जो बढ़ता प्रभाव आप बोल सकते हो। योजना और क्रियान्वयन संबंधी चुनौती क्या है भाई, स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी हो रही है, डाटा आधारित योजना निर्माण का अभाव है, पारदर्शिता और जो सोशल ऑडिट है उसकी आपकी कमी बनी हुई है। ठीक है। तो ये आपके क्या है प्रमुख चुनौती मुद्दे पंचायती राज के संदर्भ में, इनको आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है। अब सरकारी प्रयास क्या किए भाई पंचायत संस्थाओं को आपको मजबूत बनाने के लिए, या थोड़ा सा देख लेना। तो इसमें संवैधानिक उपाय क्या किया भाई, 173 संविधान संशोधन लाया गया अधिनियम 92। उसमें क्या किया, 3 से ढांचा बोला गया, 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए, नियमित चुनाव 5 साल, आरक्षण की बात की गई, राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की बात बोली गई संवैधानिक संबंध में। ठीक है। आपके नीतिगत पहले आपने क्या की कि भाई आपने राजीव गांधी पंचायत आपका सशक्तिकरण अभियान चलाया, ई पंचायत प्रोजेक्ट की बात करो आप, डिजिटल शासन के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ग्राम पंचायत जो आपका डेवलपमेंट आपका जो प्लान है, आपका जो स्वामित्व स्कीम जो 20 की है उसकी बात करोगे, ये नीतियों के संदर्भ में। वित्तीय सशक्तिकरण कैसे किया आपने, जो 15 वित्त आयोग था उसकी सिफारिश से आपने लागू की, यानी कि पंचायत हो गया सीधे आपको सेंटर से फंड ट्रांसफर होगा। ग्रांट्स का उपयोग किया आपको पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य आदि में अनिवार्य किया गया। ठीक है। लोकल बॉडी ग्रांट्स की बात बोली गई, उसके प्रदर्शन को बेसिकली आपको आधारित बनाया गया। ठीक है। जैसा परफॉर्मेंस करोगे अच्छा, आपको उतने अच्छे आपको वित्तीय आपको जो है सख्त रूप से आपको किया जाएगा। आपका संस्थागत क्या किया गया भाई, आप पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण किया गया। सोशल ऑडिट की बात बोली जाए, ग्राम सभा की बात बोली जाए, इनको एक सशक्त मजबूत बनाया गया। ई गवर्नेंस के द्वारा क्या आपको कार्यवाही का डिजिटलीकरण बेसिकली किया जा रहा है। तो ये बेसिकली आपके प्रयास किए गए। ठीक है। अब पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका, थोड़ा ये पार्ट देख लेना, क्या पता इसमें आपको एक डायमेंशन निकल के सवाल बन जाए। तो 73वें संविधान संशोधन की धारा आपका 243D, उसके तहत क्या पंचायतों में कम से कम 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। भाई अनेक राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान क्या है इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। ठीक है। महिलाओं की सकारात्मक भूमिका की बात आप करोगे भाई कि राजनीति में क्या है, अगर आप देखोगे महिलाओं की सकारात्मक भूमिका, तो राजनीति में प्रतिनिधित्व का विस्तार की बात बोलोगे कि लाखों महिलाएं क्या है सरपंच सदस्य ग्रामीण प्रशासन में भाग ले रही है। ठीक है। इसके अलावा ये देखना आपको एक मिनट। ठीक है। इसके अलावा कि भाई आपको राजनीति में प्रतिनिधित्व का विस्तार की बात करोगे आप कि लाखों महिलाएं सरपंच बन रही है, ग्रामीण प्रशासन में भाग ले रही हैं, सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता मिल रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल और महिला सुख से जुड़े मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, स्थानीय नेतृत्व का उदय हो रहा है, महिला सशक्तिकरण को क्या है जमीनी स्तर पर गति मिल रही है। ठीक है। नीति निर्धारण में आपकी समावेशता की बात हो गई कि महिलाओं की दृष्टि से योजनाओं की संरचना आपकी आदि की जा रही है, तो ये आपकी एक सकारात्मक भूमिका महिलाओं की है। अब इनके संदर्भ में चुनौतियां क्या भाई महिलाओं के संदर्भ में, तो आप बोलोगे एक जो सरपंच पति की समस्या भाई, जो प्रॉक्सी लीडरशिप है इसकी समस्या बहुत ही आम है। उत्तराखंड में भी देखोगे आप, अभी आपने वो देखे ना पंचायत वेब सीरीज आपने देखी होगी अमेजोन प्राइम पे, तो उसमें देखते हैं आप कि सचिव जी, प्रधान जी, वास्तविक प्रधान उनकी पत्नी रहती है, लेकिन कार्यभार सब कुछ, नाम चाहिए सब कुछ उनके पति के नाम पे है। समझो। तो जो सरपंच पति की अवधारणा है वो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है संदर्भ में। ठीक है। इसके अलावा शिक्षा और जो जागरूकता है उसकी कमी बनी हुई है। आर्थिक निर्भरता के कारण क्या है निर्णय लेने की सीमाएं आपकी हैं, जो आपका पुरुष वर्चस्व आपका है, जो आपकी पेट्रियोटिक सोसाइटी आपकी है, जो आपका सामाजिक पूर्वाग्रह है, ये सब बेसिकली आपकी एक चुनौती के रूप में आपके काम कर रही है। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो महिलाओं के लिए बेसिकली आपको नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम विस्तार करो भाई उनका, स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय आपकी स्वायत्ता आपको सुनिश्चित करनी है, ई गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को क्या आपको मजबूत करना है, आपको ग्राम सभा को क्या एक वास्तविक निर्णय केंद्र के रूप में आपको बनाना है, राजनीतिक और सामाजिक रूप से महिला प्रतिनिधि को आपको प्रोत्साहन देना है। तो ये आपके एक वे फॉरवर्ड आपके हो सकते हैं। ठीक है। ये आपके कंक्लूजन हो गए। और अब आपके एक सवाल आपके हम देख लेते हैं। ठीक है। इन सवालों को आप देख लेना कि भाई जो पंचायती राज संस्थान है उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है, उनका विश्लेषण करना है और समाधान हेतु को आवश्यक कदम आपको बताने हैं। ठीक है।
और क्या आपके संवैधानिक नीतिगत प्रयास किए गए उनकी चर्चा करो। भारत में पंचायती राज प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में वित्तीय की आपका जो विकेंद्रीकरण है उसकी भूमिका का आपको परीक्षण करना है। ठीक है, ये आपके कुछ संबंधित सवाल आपको देखने हैं। अब थोड़ा सा अनुसूचित जाति आयोग देख लो आप। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आपका अन्य पिछड़ा आयोग, ये आपको देखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपने से भी। और करना आपको ये है कि जितने भी आपके समस्त आपके आयोग हो गए महत्वपूर्ण, जो कि संस्थान आपके हो गए, जो आपके संवैधानिक, आपके सांविधिक जितने भी आपके आयोग हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, उनके बारे में आपको एक एक 150 नंबर का आपको नोट जो है तैयार करके अपने पास रखना है। उनका संरचना, कार्य प्रणाली, जो उनके वो है कार्य हो गए, वो सब चीज़ें। ठीक है, अब इसमें जब देखोगे आप जनजाति आयोग के संवैधानिक आधार की बात करो तो आर्टिकल 338 के अंतर्गत इसके आपकी संरचना बोली गई है। संवैधानिक दर्जा के आपका 65वां संविधान संशोधन आपका 1990 के द्वारा मिला है। मुख्यालय इसका दिल्ली में। संरचना, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य आपके होते हैं, एक एक और 3, यानी 5, जो कि आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हैं। प्रमुख कार्य क्या होगा कि भाई जो एससी के अधिकारों की रक्षा करना, संवर्धन करना, संविधान, कानून और योजनाओं के प्रावधानों को आपको पालन की निगरानी करना, केंद्र राज्य सरकारों को नीतिगत सुझाव देना, एससी से संबंधित आपकी शिकायतें उनकी जांच और रिपोर्ट तैयार करना, राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, संसद द्वारा जो संदर्भित किसी भी अन्य मामले पर आपको सलाह देना, ये सब बेसिकली प्रमुख कार्य हैं। शक्तियाँ क्या हैं? एक तो न्यायिक आपकी शक्तियाँ भाई के सिविल कोड के समान अधिकार हैं। आप सुझावात्मक आपके जो भूमिका आपकी एक नीति के सुधार की सिफारिशें करते हैं। ठीक है, आपकी चुनौतियाँ के संदर्भ में आपकी आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। वित्तीय और कार्मिकों जो संसाधन उनकी कमी बनी हुई है। राज्य में आयोगों की कार्य क्षमता उसमें भिन्नता मिलती है देखने को। दलित उत्पीड़न, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव अब भी आपकी बहुत बड़ी गंभीर समस्या आपकी बनी हुई है। सुझाव क्या दोगे भाई कि भाई आयोग की जो सिफारिश है उनको आप बाध्यकारी स्वरूप दो। राज्य जो केंद्र आयोग है उसमें आप बेहतर समन्वय स्थापित करो। डेटा आधारित आप मॉनिटरिंग सिस्टम आप विकसित करो भाई। आप सामाजिक न्याय मंत्रालय के साथ एक नीतिगत एकीकरण करो। तो ये बेसिकली आपको कुछ सुझाव हो गए। ठीक है, और इसी तरह से आपको ये भी पढ़ना है जनजातीय आयोग, ये थोड़ा आप देख लेना। ठीक है, मैं पीडीएफ अपलोड कर लूँगा शाम तक, 2-3 पीडीएफ की जो बची हैं सारी। ठीक है, और उसी तरीके से आपका जो ये वाला है ओबीसी आपका जो वर्क है बेसिकली है, जो आपका पिछला वर्ग आयोग है, इसको भी आपको थोड़ा सा पूरा पढ़ लेना। ठीक है, इसको भी पूरे आपको देख लेना। ठीक है, ठीक है, इन तीनों के बीच तुलनात्मक दृष्टिकोण है, ये आप देख लेना। ठीक है, और ये कंक्लूजन हो गया, और ये आपके संबंधित सवाल आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अब संघ लोक सेवा आयोग, अब करना ये है कि जो जो आयोग आपके सेंटर में है और जो आपके स्टेट में है, जैसे आपका सेंटर में आपका संघ हो गया, स्टेट में आपका राज्य लोक सेवा आयोग हो जाएगा। निर्वाचन आयोग आपका राज्य में क्या है, आपका जो आपका सीबीसी आपका हो गया। ठीक है, आपका जो लोकायुक्त आपका हो गया। बाकी जो संस्थान हैं जिनकी आपको दोनों जगह आपको देखने को मिल रहे हैं, तो दोनों को आपको तुलनात्मक रूप से आपको पढ़ना है। ठीक है, एक तरफ आपको सेंटर वाला रखना है और एक तरफ आपको स्टेट वाला रखना है। ठीक है, अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की स्थिति की बात करें भाई, तो संवैधानिक आप देखोगे तो 315 से 323 तक है। ठीक है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है भाई। केंद्र सरकार को नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा शर्तें आदि पर सलाह देता है। इसकी संरचना की बात करोगे आप तो अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हैं भाई। सदस्य संख्या संविधान में निश्चित नहीं है, वर्तमान लगभग आपके 10 आपके बने हुए हैं। कार्यकाल 6 या 65 जो आपका पहले हो। ठीक है, सदस्य के अपने राष्ट्रपति पद से भी राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, कदाचार, अक्षमता, इन सब के कारण। ठीक है, यूपीएससी कार्य आप देख लेना भाई कि नियुक्ति संबंधी सलाह, आपके पदोन्नति और स्थानांतरण, आपका अनुशासनात्मक मामले, भर्ती परीक्षा आयोजित कराना, केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देना, ये बेसिकली आपको प्रमुख इसके कार्य हैं। अब यूपीएससी की स्वतंत्रता सूची भाई आप थोड़ा सा देख लेना, कुछ खास है नहीं। इसी संदर्भ में आपका राज्य लोक सेवा ये आप पढ़ लेना। ठीक है, सेम वो सेंटर के संदर्भ में, ये आपका राज्य स्पेसिफिक के संदर्भ में होगा। ये आप चुनौती पढ़ लेना। ठीक है, और उपाय पढ़ लेना। ठीक है, इस संबंधी सवाल आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, वैसे भारतीय चुनाव आयोग है, आपका सेंटर में पढ़ना है आपको और स्टेट में पढ़ना है, दोनों को भी थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, इस संवैधानिक स्थिति आपकी है 324 से 329 इसके चुनाव आयोग और चुनाव संबंधी प्रावधान है। संवैधानिक निकाय बेसिकली है। आयोग में आपका एक चुनाव आयोग होगा और 2 आपके मुख्य, मतलब एक मुख्य आपका मुख्य चीफ इलेक्शन कमीशन होगा और 2 आपके अन्य होंगे। ठीक है, 3 आपके होते हैं। ठीक है, और निर्णय आपके बहुमत से आपके लिए जाते हैं बेसिकली। प्रमुख कार्य आपको ये चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा और प्रदर्शन करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता देना, आचार संहिता का अनुपालन और सुनिश्चित करना, मतदाता सूची का अध्ययन और जो प्रबंधन करना, ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से क्या मतदान संचालन करना, चुनावी व्यय पर आपको निगरानी और रिपोर्टिंग करना, ये बेसिकली इसके प्रमुख कुछ कार्य हैं। अब चुनाव आयोग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां आप देख लो भाई। एक तो स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है।
कि नियुक्ति प्रक्रिया में क्या कार्यपालिका का प्रभुत्व है भाई, राष्ट्रपति के द्वारा आपको नियुक्ति मिल रही है। वित्तीय स्वायत्ता का अभाव बना हुआ है, बजट जो है गृह मंत्रालय से आपका कंट्रोल होता है। आचार संहिता उल्लंघन पर सीमित दंडात्मक अधिकार इसमें दिए गए हैं। चुनावी व्यय काले धन की एक निगरानी में कठिनाई मिलती है। चुनाव आपकी झूठी सूचनाएं और जो सोशल मीडिया दुष्प्रचार है उसकी चुनौती आपको अलग से बनी हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके इसके संबंधित चुनौतियाँ आ गई। फ्रीबीज और जो धर्म आधारित आपकी जाति अपीलें हैं उनका जो बढ़ता प्रभाव आपका हो गया, आपका राजनीति का अपराधीकरण और जो धन बल का आपका प्रभाव हो रहा है, ये सब बेसिकली इसकी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अब क्या सुधार है भाई प्रभावशीलता के लिए? आपके नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की बात बोल रहा है। ठीक है, आपका जो CGI प्लस प्रधानमंत्री प्लस विपक्षी नेता की समिति से चयन बेसिकली 2023 से उसकी बात करोगे। आयोग को क्या है, वित्तीय स्वायत्ता देना भाई। ठीक है, आचार संहिता उल्लंघन पर आपको दंडात्मक सत्याएं भी दोगे आप राजनीतिक दलों के वित्त का पूर्ण पारदर्शी ऑडिट की बात करोगे, आप वोटर एजुकेशन की बात करोगे, डिजिटल लिटरेसी की बात करोगे, फेक न्यूज़ मॉनिटरिंग की बात आप करोगे, इलेक्शन रिफॉर्म्स और जो सेगमेंटेशन आपके जो पोल आपके हैं उनकी बात करोगे आप, एक्सपेंडिचर आपके जो कैप्स आपके हो गए, इनर पार्टी आपकी जो डेमोक्रेसी हो गई, आपकी पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र बेसिकली, इन सब के बारे में आप प्रभावशीलता के संबंध बेसिकली आप इन कदमों की आप चर्चा करोगे। और इसी संदर्भ में आपको जो एक अलग आपका आता है वो आता है वन नेशनल वन इलेक्शन, इसे आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इस पे आपका ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आपका पिछले आया भी है कुछ सालों में। ठीक है, और आपका सवाल बनने के चांसेस में रहते हैं। तो आपको दो चीज़ जाननी कि मतलब इसमें होना क्या है। ठीक है, आपके जो सांसद और विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे। ठीक है, इसमें जो कौन सी समिति आपका जो रामनाथ कोविंद जी ने कैसे सिफारिश की है। ठीक है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों का को ध्यान रखना है। अब इसका होने से क्या होगा भाई, आप तो बार बार चुनाव से होने आपके जो खर्च और जो प्रशासनिक बोझ होगा उसमें कमी आएगी, शासन की निरंतरता और जो नीति निर्माण पर आपका अधिक ध्यान दे पाओगे आप, आचार संहिता का बार आपका लागू होना बंद होगा, मतदाता थकान आपकी कम होगी, आपके जितने भी मतलब अधिकारी जो लोग आपके उसमें जो बोझ आपको पड़ता है कर्मचारी नियुक्त होते हैं उनकी बार नियुक्ति नहीं करनी पड़ेगी, आपका पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, आपके जो रिजर्व फोर्स इसमें लगते हैं उनका टाइम बचेगा, उनकी नियुक्तियाँ उतनी नहीं होगी, मतलब बहुत सारे फायदे इसके अंदर आपको रखने हैं। नेगेटिव क्या है कि संविधान संशोधन और राज्यों की स्वायत्ता पर आपको असर पड़ेगा भाई। ठीक है, विधानसभा भंग करना पड़ेगा, अविश्वास मत की स्थिति में आपको व्यावहारिक कठिनाई आपकी होगी। ठीक है, अलग अलग विधानसभाएं क्या अलग अलग आपके कार्यकाल उनका चल रहा है। ठीक है, जरूरी थोड़ा कि आपके जो सेंटर आपके संसद के आपके जो कार्यकाल खत्म होगा तो कई आपके राज्य जो वहाँ पे उस टाइम पे शुरू हुए होंगे, राष्ट्रीय मुद्दों का क्या प्रभाव क्या होगा और राज्य चुनाव पर पड़ेगा भाई। वो तो क्या अभी भी हो रहा है, आपसे अगर अपने लोकल जो मुद्दे हैं उनको लेके आप कोई वोट नहीं देते हो, नेशनल आपका इंटरेस्ट क्या है उस बेसिस पे देते हो। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव आपका जो पड़ा है उससे आपको जो राष्ट्रीय आपको जो राज्य स्तरीय आपके जो क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो आपके दब जाएंगे, संघवाद के सिद्धांत को कमजोर करने की संभावना इसमें बनी रहेगी। तो ये आपके नेगेटिव भी बहुत सारी आपको चाहिए, तो इसको आपको जो है आपका जो वन नेशनल वन इलेक्शन है इसे आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से आप करके जाना। अब एक नोटा का जो बटन है वो आप थोड़ा देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव क्या है इसमें नोटा के संदर्भ में कि मतदाताओं के असहमति का अधिकार देता है, राजनीतिक दलों को बेहतर उम्मीदवार देने की प्रेरणा करता है, लोकतंत्र में पारदर्शी और एक जिम्मेदारी बेसिकली आपकी बढ़ती है। नेगेटिव क्या है कि इससे चुनाव परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, भले ही नोटा सबसे अधिक वोट पाए गए हों। अब मान लो कि 100 एक वो है, एक जगह 100 आपके जो हैं वोटर हैं। अब आपका जो चुनाव फैसला आता है कैसा है कि बहुमत से आपका आता है। ठीक है, बहुमत से आपका फैसला आ गया। अब ये मान लो एक क्षेत्र में एक व्यक्ति खड़ा हुआ ए, इसको 100 के 100 मतलब अब वोट पड़ते हैं, 100 लोग वोट करने आए। तो अब ये मान लो कि 60 लोगों ने कहा कि भाई नोटा का बटन दबा दिया। ठीक है, 60 में से ये मान लो कि 15 लोगों ने बोला कि हमें मतलब इसकी जगह मतलब दो प्रत्याशी थे ना। ठीक है, तो अब 60 लोगों ने क्या है नोटा दबाया दोनों के संदर्भ में। ठीक है, अब 15 लोगों ने क्या 15 लोगों ने इसको वोट दिया। ठीक है, और आपका जो बचे हुए 35 आपके थे ना, 35 और 25 आपके जो बचे, 25 लोगों ने इसे आपका ए को वोट दिया। अब अब जब फैसला आएगा तो आप ये देखोगे ना कि बहुमत किसे मिला है, 25 से 15 बहुमत 25 मिला है, किसे मिला है ए को, तो ए आपका जीत जाएगा। यानी कि ए जो है उन 100 लोगों में से सिर्फ 25 का प्रतिनिधित्व कर रहा है भाई, बाकी तो 75 लोग हैं ना, इन्होंने तो उसे नहीं चुना भाई। 60 लोगों ने तो इनमें से किसी को नहीं चुना, लेकिन चुना कौन जाएगा, यही 25 से वोट पड़े। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे भले ही नोटा सबसे अधिक वोट पाए क्यों। केवल एक प्रतीकात्मक एक निषेध या विरोध तक हम इसमें सीमित तक से देखते हैं। मतदाता असंतोष का समाधान नहीं होता भाई, क्योंकि पुनः आपका चुनाव तो होंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव पक्ष है।
अब आदर्श आचार संहिता भाई, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करोगे आप, कि चुनाव के दौरान क्या आपको समान अवसर मिले, निष्पक्ष वातावरण आपका एक निश्चित हो सके बेसिकली, ठीक है। राजनीतिक दल आपके हो गए, प्रत्याशी हो गए, उनके आचरण को एक कंट्रोल किया जा सके। चुनौती के संदर्भ में, एक तो कानूनी रूप से आपका बाध्यकारी नहीं है भाई, आपका उल्लंघन पर सीमित दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। सोशल मीडिया पर क्या आचार संहिता आपके लागू करने में कठिनाई आपकी बनी हुई है। शासन में कार्यपालिका के दुरुपयोग की आपकी संभावना बनी हुई है, ठीक है। तो इन्हें आपको थोड़ा सा चुनौती के रूप में आपको देखोगे। अब एक आपका आता है इलेक्शन, आपकी जो फंडिंग है वो देख लो, सिर्फ आपको लाभ और हानि को आप पढ़ लेना, ठीक है। ये राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है, ये थोड़ा सा चर्चा में है, इसे आप थोड़ा सा पढ़ के जाना। कारण क्या है, एक तो धनबल और बाहुबल का प्रभाव की बात करोगे आप कमजोर न्यायिक प्रणाली की और देरी की बात करोगे, मतदाताओं की जो जातिक और धार्मिक प्राथमिकताएं, उनसे बेसिकली आपका राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, ठीक है। राजनीतिक दलों का क्या है, स्वार्थ परकता की आप बात करोगे, तो ये बेसिकली आपके प्रमुख कारण किसके हैं, जो आपका राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। बाकी जो राजनीतिक दल है बेसिकली, वो भी इनको आपको आपको शय देते हैं, उनको, ठीक है, बताते हैं। आप वर्तमान समय में आप देख लो, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें अधिकतम आपके जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपके नेता लोग हैं, उन पर किसी न किसी प्रकार का आपका केस चल रहा है। कई तो जेल से होके आ चुके हैं, संगीन आरोपों के भी उनमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आपका देखने को मिलता है राजनीतिक अपराधीकरण जो वाली चीज़ें हैं। इसका परिणाम क्या होगा कि भाई, जो लोकतंत्र की जो नैतिकता वाली बात है, जो विश्वसनीयता वाली बात है, उस पर चोट हो रही है। शासन की गुणवत्ता में गिरावट आपकी हो रही है, कानून व्यवस्था का ह्रास आपका हो रहा है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है परिणाम के संदर्भ में। प्रयास क्या किए भाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से क्या 18-20 में आप देखोगे तो दलों का जो आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, आप सार्वजनिक करने की बात बोली गई है। पहले ऐसा नहीं था। अब खैर आप जान पा रहे हो, लेकिन इससे कुछ वो थोड़ा रहा है, आप जान ही पा रहे हो। आप इसी तरह क्या है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसका खुलासा अनिवार्य किया गया है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चयन पर आपकी सख्ती की बात बोली गई है। तो इन बातों को सबको जानते रहना है। अब फ्रीबीज की एक अलग टॉपिक है, ये भी थोड़ा आप देख लो कि जो मुफ्त आवार उपहार जो राजनीति है, फ्रीबीज की आपने बहुत ही आप देखते हो, तो ये चर्चा में रहता ही रहता है चुनाव के टाइम पे। अब फ्रीबीज से आप क्या समझते हो भाई, तो ये ऐसे वादे या योजनाएं होंगे चुनाव से पहले क्या है, मतदाताओं को एक आकर्षित करने के लिए मुफ्त लाभ आपकी देती है। जैसे बिजली, गैस, लैपटॉप, नगद राशि। जैसे अभी बिहार में चुनाव है, तो बीजेपी सरकार के द्वारा क्या बोला गया, मतलब 10,000 रुपये हर और महिला के खाते में, ऐसे कुछ बोला गया शायद में। और वैसे आपका कांग्रेस और अन्य आपकी पार्टी उनकी तरह कुछ आपके बातें बोली गई। अब जो फ्रीबीज है बेसिकली, इसके परिणाम क्या होंगे, तो एक तो आपका राजकोषीय घाटा बढ़ेगा भाई, ठीक है। दीर्घकालीन जो विकास योजना होगी वो प्रभावित होंगी। लोक लुभावन नीतियाँ आ गए, नीति निर्माण आपके हावी हो जाएंगे उन पर। चुनौती क्या है, फ्रीबीज और जो वेलफेयर है उनमें आपको अंतर स्पष्ट करना कठिन है भाई। वित्तीय अनुशासन और जो समानता है उसका प्रश्न बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन को नियंत्रण की सीमित शक्ति मिली है, ठीक है। तो चुनौती के रूप में आपको थोड़ा सा देखना है। ये कंक्लूजन और ये प्रश्न आप दे सकते हो। अब आपका राष्ट्रपति राज्यपाल, इनका हम तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं, और फिर हम देखेंगे पीएम और सीएम का एक तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। वही तो मैं कह भी वही रहा हूँ कि जितने भी आपके संस्थान वगैरह हो गए, जो पद वगैरह हो गए, सेंटर और स्टेट के संदर्भ में, दोनों का आपको तुलनात्मक रूप से आपको तैयार करके जाना है। अभी लास्ट में आपको मैं बता दूंगा किन किन पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल के बारे में आपको देखना है चीज़ों को। तो एक तो आप जो तुलनात्मक रूप से आप देखोगे कि भाई, जो आपका जो संवैधानिक स्थिति आपकी बनी हुई है, जो प्रावधान है, अनुच्छेद जो 52 से 78 की बात करोगे, और राज्यपाल के बारे में 153 से 67 की बात करोगे। पद के रूप में आप देखोगे, स्थिति आप देखोगे कि संघ के रूप में, राज्य के संबंध में, कार्यपालिका की। पद की प्रकृति देखोगे आप कि नाम मात्र प्रमुख आपका है, वास्तविक शक्ति आपका मंत्रिपरिषद के पास है, और वही प्रकृति आपका राज्य विधानसभा के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नियुक्ति आपका निर्वाचक मंडल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष, परंतु राष्ट्रपति की इच्छा पर पद छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। ये सब बेसिकली आपको जनरल जानकारी है। चुनाव प्रक्रिया आप ये सब देखो, तो राष्ट्रपति आपको पता है 54 के अनुसार क्या चुनाव होंगे, निर्वाचन मंडल के द्वारा, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, और आपका राज्यों जो यूटीज के विधानसभा के आपके निर्वाचित सदस्य। मतदान प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, शपथ मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से, ठीक है। राज्यपाल के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी 155 के द्वारा, ठीक है। और किसी राज्य का निवासी ना होना वांछनीय नहीं है भाई। पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ये बेसिक चीजें हैं। शक्तियों कार्य आप पढ़ लेना, जो शक्तियां राष्ट्रपति की आपके सेंटर के संदर्भ में, संसद के संदर्भ में, वही शक्तियां राज्य के राज्यपाल की राज्य के संदर्भ में, आपके विधानसभा के संदर्भ में, ठीक है। चाहे कार्यपालिका की हो, चाहे विधायी शक्तियों की हो, चाहे आपकी वित्तीय शक्तियों के बारे में हो, चाहे आपकी न्याय शक्तियों के बारे में हो, ठीक है। आपातकालीन
सैन्य शक्ति में थोड़ा सा अवक्र हो जाती है, क्योंकि सैन्य शक्ति में संदर्भ में आप देखते हो तो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति के रूप में, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इन्हें आपको थोड़ा सा देखते हुए रहना है। ठीक है, भूमिका कार्य प्रणाली आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, राष्ट्रपति क्या क्या है जो हमने ऊपर देखी उन्हीं का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, राज्यपाल के वही के संविधान का अभिभावक के रूप में है, एक केंद्र राज्य के संपर्क कड़ी के रूप में काम करता है। ये आपका तुलनात्मक विवेचना हमने ऊपर के समस्त चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, आपके विवाद वचन होते हैं क्या भाई, राष्ट्रपति में जो विवाद क्या आता है कि अध्यादेशों का अतिरिक्त प्रयोग के संबंध में विवाद आपके बनते हैं, राजनीतिक नियुक्ति पर आपकी आलोचना होती है, और विवेकाधीन जो आपकी शक्तियाँ हैं उनका जो सीमित रूप से स्पष्ट आपका निर्धारण दिया गया उसके बारे में। राज्यपाल के रूप में आपकी चुनौती, ये आपको विशेष इसको पढ़ना है। राज्यपाल के संदर्भ में थोड़ा सवाल अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा। जनरल जानकारी के बाद आपको ये बात जानना है कि एक तो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगते हैं, विधानसभा भंग करने की सिफारिश में क्या विवाद उठता है भाई, महाराष्ट्र की बात करो, उत्तराखंड की बात करो, तमिलनाडु की बात करो, नियुक्ति प्रक्रिया में क्या पक्षपात की बात आती है, और राजनीतिक टकराव बेसिकली क्या होता है, जब राज्य में आपका विपक्षी दल की सरकार होती है तब वहाँ पे क्या है, एक सेंटर का आपको जो विपक्षी सरकार है उसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से कंट्रोल करने का काम किया जाता है राज्य की सरकार के संदर्भ में। तो ये राज्यपाल का आपका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा देखते रहना है। और सरकारी आयोग और पूंजी आयोग दोनों की सिफारिश को आपको पढ़ के जाना है। राज्यपाल के जो कानून सुधार सिफारिशों की बात बोली थी। ठीक है, सरकारी आयोग ने क्या बोला, आपका पूंजी आयोग है। ठीक है, इनको आपको थोड़ा देखना है कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति में परामर्श प्रक्रिया की बात बोली गई, राज्यपाल को केवल संवैधानिक भूमिकाओं तक सीमित रखने की बात बोली गई, राज्यपाल के संदर्भ में पूंजी आयोग के द्वारा निष्पक्ष भूमिका सुनिश्चित करने के स्थिर कार्यकाल की बात बोली गई, अनुच्छेद 56 के क्या 356 के उपयोग को अंतिम विकल्प बनाने की बात बोली गई। तो और भी काफ़ी सारी सिफारिश है। तो सरकारी आयोग को थोड़ा स्पेशली आपको पढ़ के जाना, और पूंजी आयोग को स्पेशली आपको पढ़ के जाना, और इनके माध्यम से आपकी जो सिफारिशें दी गई है ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, बाकी अन्य चीज़ इसमें दी हुई है। ठीक है, ये कंक्लूजन हो जाएगा, ये आपके प्रमुख सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संदर्भ कुछ चीज़ें आप देख लो तुलनात्मक रूप से। संवैधानिक स्थिति वही है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा नियुक्ति कार्यकाल, जो सेंटर में राष्ट्रपति के हैं वही सेंटर में आपका राज्य में आपका राज्यपाल होगा। ठीक है, कार्यकाल आपका लोकसभा का है, वो विधानसभा के बाद सेम है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो चीज़ आपकी जल्दी आसानी से आपको तैयार आपकी हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी साइड बाय साइड चलेगी। यहाँ आपका संसद चलेगा और यहाँ आपकी विधानसभा चलेगी। समझ गए। शक्तियाँ कार्य भाई, कार्यपालिका के संबंधित शक्तियाँ आप प्रधानमंत्री की, आपकी जो मुख्यमंत्री की, आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, कार्यों का समन्वय की बात करोगे, मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश की बात करोगे, नीतियों का निर्धारण कार्यान्वयन की बात करोगे, नौकरशाही, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति आदि पर कंट्रोल की बात करोगे। ठीक है, ये सब बेसिकली आपके प्रधानमंत्री की है, और वही चीज़ें आपके राज्य के संदर्भ में मुख्यमंत्री की है। ये देखो, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, विभागों का आवंटन, राज्य की नीतियों का निर्धारण, राज्य प्रशासन, पुलिस, योजना, शिक्षा आदि पर कंट्रोल, राज्यपाल को सलाह देना, ये सब बेसिकली आपको मुख्यमंत्री के संदर्भ में है। विधायी शक्तियाँ थोड़ा देख लेना, संसद भूमिका के संदर्भ में, विधेयक के संदर्भ में, और विश्वास मत के संदर्भ में। ठीक है, विधि शक्तियों के रूप में आप देख लेना। ठीक है, ये सलाहकार समय आपकी शक्तियाँ है तो ये देख लेना। भूमिका और उत्तरदायित्व की बात आई कि राष्ट्र की जो प्रधानमंत्री है कि राष्ट्र की आपकी नीति दिशा, आपका जो नेतृत्व का प्रतीक है भाई, मंत्रिपरिषद का संचालक है, निर्णय करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधि आपका यही है, आपातकालीन स्थिति में आपके राष्ट्र की सुरक्षा और प्रशासन का नेतृत्व की बात आप करोगे। मुख्यमंत्री के संदर्भ में कि वह राज्य की जो विकास नीति आपकी होगी, कानून व्यवस्था है उसका प्रमुख आपका बना हुआ है, केंद्र राज्य संबंधों में क्या राज्य का प्रतिनिधि आपका बना हुआ है, स्थानीय प्रशासन और योजनाओं का आपका समन्वय की आप बात करोगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में आपको इन बातों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये तुलनात्मक आपका विश्लेषण है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ठीक है, ये तुलनात्मक आपका विश्लेषण है, ये आपकी चुनौतियां हैं, थोड़ा सा पढ़ लो आप। प्रधानमंत्री के सामने क्या है, एक तो गठबंधन राजनीति का दबाव रहता है, संघीय ढांचे में राज्यों के साथ समन्वय की बात आती है, नीतिगत निर्णयों पर क्या है, नौकरशाही और न्यायपालिका का हस्तक्षेप आपका है, नीतिगत असंतुलन की बात आप करोगे, जन कल्याण बनाम राजनीतिक दबाव की बात करोगे। मुख्यमंत्री के सामने क्या चुनौतियां भाई, एक तो राज्यपाल के साथ टकराव की बात आप करोगे, वित्तीय संसाधनों की कमी की बात करोगे, केंद्र पर अत्यधिक आपकी जो निर्भरता है उसकी बात करोगे, और स्थानीय प्रशासन और जो भ्रष्टाचार संबंधी आपके अन्य बाकी चीज़ें उन्हें आप देखोगे। तो ये बेसिकली आपका थोड़ा जनरल एक ओवरव्यू है बाकी चीज़ों का। ठीक है, देखते हैं क्लास कितना हो गया है। इस सुधार के उपाय इसको देख लेना। ठीक है,
कि राजनीतिक स्थिरता लानी पड़ेगी, गठबंधन अनुशासन बढ़ाना पड़ेगा, केंद्र राज्य संबंध में संतुलन आपको लाना पड़ेगा, राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ाना पड़ेगा, नीति आयोग और अंतर्राज्य परिषद को सक्रिय बनाना होगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री संबंधों की स्पष्ट संवैधानिक परिभाषा आपको लानी पड़ेगी। तो ये बेसिकली बातें आपको थोड़ा सा देखनी है, ठीक है। और इस संबंधित प्रश्न है, इनको आपको लिखने हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है, ये आपका हो गया। एक मिनट, एक काम करते हैं, उस वीडियो को हम यहीं आप पॉज करते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक आपके और बचे हैं, तो अगर उन्हें इसमें ऐड करूँगा तो वो थोड़ा सा क्लास और ज़्यादा लंबी आपकी हो जाएगी। तो वो टॉपिक अभी थोड़ा तैयार भी नहीं है, ठीक है, यहाँ तक मैंने तैयार करवा आपका है, यहीं तक है, तो उनको मैं अभी तैयार कर लूँगा और शाम को हम एक क्लास आपकी और देखेंगे, ठीक है। इस क्लास को अभी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ 4 साढ़े 4 तक, और फिर हमको 7:30 8 बजे आपकी क्लास और देखेंगे, और उसमें आपका GS पेपर 2 आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको शाम को अगली क्लास में, उसमें आपका GS का जो पेपर 2 आपका है पॉलिटी वाला सेगमेंट आपका पूरा निपट जाएगा, और फिर शाम को हमारा जो आपका पूरा सिलेबस है आपका पूरा समाप्त आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको शाम को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपने टॉपिक को रिवाइज करिए, और मिलते हैं आपको शाम के टाइम।